Hello, everyone. Good afternoon. We can start the lecture of the day if things are fine. So, please confirm whether you are able to hear and the screen is clearly visible to you guys. फाइन सो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं सो ग्रेविटेशन में लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरह से वैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है और जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े ऑल आर इम्पोर्टेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड तो इसमें मैं हेडिंग प्लेस कर देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड और ये ग्रेविटेशनल फील्ड केवल हम अर्थ के बारे में नहीं बल्कि सभी मासेस के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड हम किस तरह से लिख सकते हैं जनरली जो लेटर यूज किया जाता है वो ई है फॉर इंडिकेटिंग ग्रेविटेशनल फील्ड सो पॉइंट इज कि अगर कोई एक मास होगा आपके पास तो मास का एक इन्फ्लुएंस होता है एक रीजन होता है उसी रीजन को हम फील्ड बोलते हैं जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं फील्ड क्या होता है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आएंगे फील्ड को लेकर के अभी ग्रेविटेशनल फील्ड है फ्यूचर में आप पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा और भी फील्ड आते हैं सो फील्ड का जो मीनिंग होता है टेक्निकल मीनिंग वही होता है कि उसका एक इन्फ्लुएंस होगा जिसपे कोई फोर्स लग रहा होगा उसको समझने के लिए बेस्ट वे होगा लेट्स अपने पास एक एम मास है और लेट्स इसको कैपिटल एम नाम दे देते हैं और एक अपने पास दूसरा पॉइंट मास है जिसको हम स्मॉल एम बोल देते हैं अगर लेट्स से कि जो कैपिटल एम है वो फिक्स्ड है एक लोकेशन पे आपने रखा हुआ है और स्मॉल एम को आप मूव करा सकते हो कहीं भी सो अगर आपने स्मॉल एम को इस पोजीशन पे लिखा जहां पर बनाया गया है लेट्स से दिस इज ए पोजीशन तो क्या ए पोजीशन पर स्मॉल एम पर कोई फोर्स एक्ट करने वाला है बिकॉज ऑफ कैपिटल एम तो आप बोलोगे यस दीज आर द टू पॉइंट मासेस और न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ये आपने पढ़ा था और इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है वो भी आप बता देते हो इट्स लाइक कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर अच्छा ये स्मॉल एम पार्टिकल को अगर आपने ए लोकेशन पे ना प्लेस करके बी लोकेशन पे रखा होता तो क्या तब भी ये फोर्स लग रहा होता अगर बी लोकेशन पे आप इसको रखेंगे तब भी कैपिटल एम की वजह से इस पर फोर्स एक्ट करेगा लेकिन इस सिचुएशन पे जो फोर्स एक्ट करेगा यस सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी देयर इस केस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो अगेन कैपिटल एम की डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि अट्रैक्टिव होता है नाउ इसी को अगर आप आगे बढ़ाते रहो लेट से अगर आपने किसी अनदर लोकेशन सी पे चूज किया होता है इसको प्लेस करना तब भी ये फोर्स लगता तो पॉइंट इज कि अगर कैपिटल एम हमारे पास है यानी कोई पॉइंट मास अपने पास अवेलेबल है उसकी वजह से एक दूसरा मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है अब वो सेकेंड मास को आप कहाँ पे प्लेस करते हो वो एक अलग स्टोरी है लेकिन फोर्स जरूर एक्ट करेगा तो अगर इसको हम रिवर्स में सोचे तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये कैपिटल एम होने की वजह से एक सराउंडिंग में इसका इन्फ्लुएंस चल रहा है उस सराउंडिंग में जो इन्फ्लुएंस चल रहा है उस सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा पार्टिकल इंटर करेगा जिसके पास मास है तो वो जरूर इससे इंटरेक्ट करेगा तो जितने रीजन में या जितने स्पेस में इसका ये इन्फ्लुएंस है कैपिटल एम का उस इंटायर रीजन को हम फील्ड कहते हैं सो व्हाट इज अ फील्ड field is the influence of a mass in the space in which if another mass comes in it experiences a gravitational force अगर लिखना हो तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बट समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मास की प्रेजेंट से एक सराउंडिंग में एक फील्ड बनता है इन्फ्लुएंस बनता है उस पर अगर कोई दूसरा मास आएगा तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट कर ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगना स्टार्ट हो जाएगा उस इंटायर स्पेस को हम बोलेंगे दैट इंटायर स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड ऑफ दैट मास इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि इतना लंबा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया तो आपको शायद रिटेन ना रहे तो मैं लिख देता वी कैन से कि इट इज स्पेस इन विच शॉर्ट में लिखता इट इज स्पेस इन विच if another mass enters then
it experiences a gravitational force due to mass or due to original mass. सो पॉइंट इज कि इसका इंटेंशन ये बोलने का है कि अपने पास कुछ एक ओरिजिनली मास एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एक इन्फ्लुएंस है किस रीजन में, जिस रीजन में इन्फ्लुएंस है उसी रीजन को हम बोलेंगे दैट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। और कब जब कोई दूसरा मास उस पर एंटर करेगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। मैथमेटिकली भी हम इसको डिफाइन करते हैं। सो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देता और नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता। सो वी कैन राइट मैथमेटिकली it can be defined as E is equal to gravitational force per unit mass. So mathematical definition goes like this. Gravitational field is the gravitational force per unit mass. तो मास से हम जिस मास पर फोर्स को एक्सपीरियंस करा रहे हैं उस मास से हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमको ओरिजिनल मास का फील्ड पता चल जाएगा। यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम को एक नाम दे देते हैं, दैट्स कॉल्ड टेस्ट मास, जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग दिस फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट और टेस्टिंग की कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। कैपिटल एफ इज इंडिकेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, ई इज इंडिकेटिंग ग्रेविटेशनल फील्ड, यू नो दैट। नाउ यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। हाउ मच द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी एंड हाउ मच द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी। फॉर मैग्नीट्यूड पर्पज यू से कि ई का जो वैल्यू आएगा वो कैपिटल एफ अपॉन एम आ जाएगा। एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, सो डायरेक्शन निकालने के लिए पहले आप फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे और फोर्स का डायरेक्शन निकालना आप लर्न कर चुके हो क्योंकि अट्रैक्टिव होता है। सो टूवर्ड्स मास होगा जो ओरिजिनल मास है, तो ई का डायरेक्शन जो आएगा वो एफ के डायरेक्शन के पैरेलल होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज मास कैसा है, पॉजिटिव है, सो मास हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंस मास इज पॉजिटिव सो दिस इज गोइंग टू बी द केस। ओके, mass is m is the mass of original mass or the mass of the object entering the field। तो जो स्मॉल m हम लोग यूज कर रहे हैं, ये स्मॉल m बेसिकली वो मास है जो जो आप टेस्ट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। सो स्मॉल m इज द मास दैट यू आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट, नॉट द ओरिजिनल। ओरिजिनल को हम लोग कोई और नाम देंगे जैसे कि कैपिटल m। अंडरस्टूड? सो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो और फिर इसके इसके बेसिस पर हम लोग फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपको समझा नहीं। तो दो तरह के मासेस हैं, उसके लिए आपको लास्ट स्लाइड देखना है। लास्ट स्लाइड पे मैं फिर से आता। कैपिटल एम एक मास है जिसको हम ओरिजिनल मास कह रहे हैं, तो जिसको ओरिजिनल मास बोला गया है यहाँ पर उसका नाम हम कैपिटल एम ले रहे हैं। और अनदर मास का मतलब है ये स्मॉल एम है, इसी स्मॉल एम को हम टेस्ट मास कह रहे हैं। आप चाहो तो डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस टेस्ट मास को हम एम नॉट वर्ड यूज कर ले रहे हैं, नॉट लगा देते हैं। सो ये एम नॉट जो है वो टेस्ट पर्पस के लिए है, ये ओरिजिनल मास नहीं है। अब यहाँ पिक्चर पर आते हैं। तो फिर मैथमेटिकली जब आप डिफाइन कर रहे होगे, सो मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपको टेस्ट मास यूज करना है, ओरिजिनल मास नहीं। तो जो आपने मास टेस्ट पर्पस के लिए यूज किया है वो एक स्मॉल वैल्यू रखते हैं और फिर वो आप देखोगे कि कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल एम में भी उसका यूज आएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। While using Newton's formula for rod, how to find distance of rod from a point for calculating this? Yeah, so we are going to go there. अभी हम लोग सिंपली ये समझ रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फोर्स लगाने का, तो अगर हमको रॉड की वजह से या डिस्क की वजह से या स्फीयर की वजह से या फिर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय यूजिंग सम टेस्ट मास
फिर इसके बाद उस फोर्स में मास से डिवाइड करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये दोनों हम निकाल पाएंगे। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे चलने वाला है। अब इसका हम एप्लीकेशन बताते हैं और फिर सारे डिवाइस और सारे बॉडीज पर इसका एप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि पहला सिंपलेस्ट एप्लीकेशन मैं करता, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करें ड्यू टू अ पॉइंट मास, तो पॉइंट मास से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर रॉड, डिस्क, स्फीयर सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आज आपको पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा जो मटेरियल का है, और उस पर सारे रिजल्ट्स लिखे होंगे, प्रूफ हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। हाँ, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये माइनर माइनर पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना होगा। मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, यूनिट की बात की जा सकती है। तो अगर आप किसी यूनिट की बात करेगा तो फिर आप क्या बोलेंगे, हाउ मच द यूनिट इज। सो फोर्स का यूनिट डिवाइड बाय मास का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मास का केजी। सो न्यूटन पर केजी विल बी द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस न्यूटन को अगर आप चाहो तो उसके टर्म में लिख सकते हो, तो ये बनेगा एक्सेलरेशन जैसा, दैट मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि जी के बारे में आप जानते हैं, स्मॉल जी वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और न्यूटन पर केजी लिखेंगे तो चलेगा। फिर आपसे ये पूछ सकता है किस तरह का क्वांटिटी है, टाइप स्केलर है या वेक्टर है। सो फील्ड किस तरह का क्वांटिटी है। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, hence it is a vector quantity. So जब कभी आप फील्ड बताएंगे तो आप उसकी डायरेक्शन जरूर बताएंगे, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मेकिंग सेंस। नाउ अब उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। लेट्स से अपने पास एक मास दिया गया कैपिटल एम, इसका फील्ड आपको कैलकुलेट करना है किसी आर डिस्टेंस पर। सो आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना आएगा, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पी, पी इज अ पॉइंट। इस पी लोकेशन पर अपने को फील्ड चाहिए, फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। सो आप क्या करते हो, उसके लिए एक टेस्ट मास को पी पर रखोगे, वो टेस्ट मास है एम नॉट, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए। एंड देन यू विल सी कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है तो आप पाओगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस टेस्ट मास पर। एंड हाउ मच दैट वैल्यू विल बी, उस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे एफ, सो दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल जी कैपिटल एम एम नॉट द टेस्ट मास डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बट अपना पर्पस ई निकालना है, तो ई कितना आएगा, ई का जो मैग्नीट्यूड आता है वो एफ बाई एम नॉट आएगा। जब आप प्लेस करोगे तो एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो अपने को एक रिजल्ट मिलता है कि किसी भी पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम का मतलब हुआ जो मास आपने प्लेस किया, और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कितने डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, और ई की वैल्यू पता चल जाएगी। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलना है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोलोगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। सो हम इसको डायरेक्शन वाइज यहाँ शो कर देंगे। फील्ड विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स मास। कौन सा मास, जो आपका ओरिजिनल मास था, समझते। सो डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया, अपना काम हो गया। बहुत सिंपल सा केस है। अगर इसको वेक्टर वाइज लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, तो कई बार आपको एग्जाम में वेक्टर वाइज लिख के बताएगा। ई वेक्टर, E vector is going to be written as capital G, the mass of the particle divided by R square. अच्छा, अगर हम R मेजर करते हैं तो जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से R वेक्टर आगे की तरफ बनाते हैं, और R कैप की बात करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी R कैप। सो रेडियस के आगे, यानी जो लाइन हम R यूज करते हैं उसके आगे की डायरेक्शन R कैप होती है। तो क्या एक बात गारंटीड है कि E की डायरेक्शन R कैप के अपोजिट जाने वाली है, बिल्कुल गारंटीड है। तो आप बोलोगे कि इसको अगर हमको वेक्टर वाइज लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस आर कैप। सो इन केस यू वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, दिस कैन बी द एक्सप्रेशन। सो इसको भी आप जॉट डाउन कर लीजिए। फिर कई बार क्या करेगा, वो अलग अलग पॉइंट्स के नाम देगा, तो फिर अकॉर्डिंगली हम ये आर वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, उसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। कैन वी से द डायरेक्शन इज सेम एज एफ, या वी कैन से, in fact we are saying the same thing कि direction is same as that the direction of force, क्योंकि मास पॉजिटिव होता है। सो एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड आपको पता चल गया। इस पर बेस्ड मैं एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट
बॉडी को निकालेंगे, रॉड की वजह से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। लेट्स अपने पास पॉइंट मास दिए गए कई सारे, और उसकी वजह से टोटल फील्ड निकालनी है आपको। लेट्स से एक पॉइंट मास यहाँ पे दिया गया, दैट इज कैपिटल एम। एक पॉइंट मास यहाँ पर गिवन है, दैट इज कैपिटल एम। इसकी लोकेशन है -a,0। इसकी लोकेशन है 0 a,0, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के आपको दिया जा रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ऑफ कोर्स ये ओरिजिन पॉइंट है। तो इट सेज फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड at following points. Now, since आपको ये पता चल गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स मासेस होंगे तो सभी का फील्ड निकाल करके हम बताएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है एट ओरिजिन। So how much magnitude and direction of the total gravitational field is going to be at origin? Both the masses are identical and the distances have been shown in the figure. तो ये सिंपल क्वेश्चन है और आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो। सो दो पॉइंट मास हैं, दोनों की वजह से अगर हम फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, उनका वेक्टोरियली एडिशन करेंगे। और कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आप एक पिक्चर बना देता हूँ और उसको आप समझ लीजिए। लेट्स इसको हम 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। सो जो 1 फील्ड आएगी O पॉइंट पर इस मास की वजह से, तो उस मास से हम O पॉइंट पर आएंगे और फिर मास की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। सो ये E1 हो जाएगी। सेकेंड की वजह से आप देखोगे, ज्वाइन करोगे O पॉइंट को, टूवर्ड्स द मास आएगा O पॉइंट पर, तो ये E2 हो जाएगा। सो ये अपोजिट जा रहा है, तो फिर आप E को टोटल कैसे लिखोगे? आप बोलोगे E1 माइनस E2 आ जाएगा। E1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? GM डिवाइड बाई सेपरेशन स्क्वायर। सो ओरिजिन से इस मास का लोकेशन A डिस्टेंस पर है, इसलिए A स्क्वायर कर देंगे। अगला भी एग्जैक्टली वही आ जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0। तो ये मैंने मैथमेटिकली सॉल्व करके बताया। आप वैसे भी बोल सकते हो सिमेट्रिकल पॉइंट है, दोनों की फील्ड एक दूसरे को काउंटर कर जाएंगे। गुड और करेक्ट। सो ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, बस इसी को आपको बड़े लेवल पर भी लगाना होता है अगर कोई और भी पॉइंट्स होंगे या फिर कोई और भी लोकेशन पे पूछा जाएगा। लेट्स से मैं आपसे अगला पूछता एट पॉइंट ए, तो आपको एक ए पॉइंट बताया जा रहा है, यहाँ पर है, दिस इज द ए पॉइंट। और ये जो पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, लेट्स से डिस्टेंस डी है, जो कि ओरिजिन से डी पॉइंट पर है। और या फिर हम ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, D है। पिक्चर में दिख रहा है ए। इस पॉइंट पर आपको फील्ड के बारे में बताना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जाएगी। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, और आपको पहले सिंपल वाला देना है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, फिर कैलकुलेशन वाला देना है। इसका सब पार्ट 1 है, डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन के लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे दे रहा हूँ। एक ये डायरेक्शन है, ऑप्शन नंबर लेट्स से ए। एक बी ऑप्शन है, डाउनवर्ड। एक सी ऑप्शन है, अपवर्ड। एक डी ऑप्शन है, दिस वर्ड। सो अगर डायरेक्शन जनरली आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्शन वाइज पूछ लेगा। सो दीज आर द 4 डायरेक्शन दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। कैन यू फाइंड द दिस करेक्ट डायरेक्शन? या गुड। सो सभी का बी आंसर आ रहा है। सो दैट्स अ गुड इंडिकेशन। सो डायरेक्शन कैसे आप असर्टेन करेंगे? गुड। आपने इसको ज्वाइन कराया ए से, और इसको भी आप ज्वाइन कराओगे ए पॉइंट से। अब जो E2 आएगा वो इस डायरेक्शन में E2 आएगा,
एंड E1 आएगा वो इस डायरेक्शन में E1 आएगा। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटीज है इसलिए डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके आप कंपोनेंट्स करोगे, इधर वाला उधर वाला, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सारे रूल्स लगाओगे जितने भी रूल्स आप जानते हो। अगर आपने इस एंगल को थीटा माना तो डेफिनेटली ये भी थीटा बनने वाला है। और सिंस E1 E2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे डिस्टेंस को समझते हुए, तो आप बोलोगे कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से। सो इट हैज टू बी डाउनवर्ड्स, दैट मींस इट हैज टू बी B। सो अगर आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाए हो, परफेक्टली करेक्ट है। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो सेकंड पार्ट के लिए, वेक्टर को यूज करके या उसकी डेफिनेशंस को यूज करके, बोथ आर गोइंग टू बी देयर। मैग्नीट्यूड, सो आप लोगों ने निकाला है, मैं चेक कर लेता हूँ, और अगर सही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप चेंज कर लोगे। मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोलेंगे, अपने को पता चल गया कि E1 cos थीटा नीचे आएगा और E2 cos थीटा नीचे आएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इट हैज टू बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और अपने को ये भी पता है कि E1 E2 बराबर भी होने वाले हैं, तो आप इसको डायरेक्टली 2E1 और E2 लिख सकते हो। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, G मास इंटू डिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यूज होगी, उसमें आप a स्क्वायर डी स्क्वायर कर रहे होगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडरस्टूड, इनटू cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू भी अगली लाइन में प्लेस कर सकते हो, हाउ मच द cos थीटा इज गोइंग टू बी, यहाँ से आप यूज कर लो, cos थीटा इज गोइंग टू बी, it will require the base which is d divided by hypotenuse which is under root a square plus d square। आपका आंसर आ जाएगा cos थीटा को, बस आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। जैसे आप cos थीटा को वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 2 कैपिटल G m इंटू स्मॉल d डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की होल पावर 3/2, होल पावर 3/2, माइंडेड। सो क्या आप ये निकाल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये आपका आंसर हो गया। cos थीटा को भी लेके जाने का वहां पर, यहाँ पर मैं हम लोग ये नहीं लिख सकते कि E1 प्लस E2 होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि E1 और E2 के जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं डाउनवर्ड वाले, वो एड अप करेंगे और उसके साथ cos थीटा जरूर आएगा। सो इस तरह से हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। इफ यू गॉट इट, सो वी कैन गो ऐड और अगले बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं। इसका मतलब जब कोई पॉइंट मासेस गिवन होंगे तो आप बता सकते हो कि कितना टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड आने वाला है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी लोकेशन बताइए जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गया। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर से उनको रिपीट करने कोई मतलब नहीं है, और आप जानते हो वेक्टर से भी, और आगे भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर आपसे बोलता है कि हमारे पास ये स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर m मास रखा गया है, और एक मास सेंटर पे रखा हुआ जिसका नाम है m डैश, तो इस m डैश पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड या कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा जो कि सेंटर पे रखा हुआ है स्क्वायर के, और स्क्वायर के वर्टिसेस पर स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम रखा गया है, तो आप बोलोगे कि सेंटर पॉइंट पर E की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि कभी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना हो तो उससे पहले आप E कैलकुलेट कीजिए और फिर जो मास है उस मास को रख दीजिए। सो मास इनटू फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, और जिसको हम लोग ऐसे समझ रहे थे फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, सो आइदर वे यू कैन यूज इट। ठीक है, सो इसको मैं रिटेन कर लेता हूँ, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो फॉर्मूलाज बनने वाले हैं वो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने कुछ लिखा है, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन जीरो देन इन मास वी विल टेक 4m। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जीरो नहीं है तो जिस पार्टिकल पर आपको फोर्स निकालना है उस पार्टिकल का मास लेना होता है। सो फील्ड इनटू m, अगर फील्ड के साथ हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर f बनाते हैं,
इसका मतलब क्या, ये कौन सा मास है, जिस मास पर हम फोर्स को वॉच करना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड। सो उस मास को लिखेंगे जिस पर हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, न कि इंटायर मास। और फील्ड किसकी वजह से आएगी, फील्ड बाकी सारे मासेस की वजह से आएगी एक्सेप्ट दिस स्मॉल एम, जिस पर आप निकालना चाह रहे हो। सो जिस पर फोर्स निकालना होता है उस मास को हम यूज करते हैं फोर्स कैलकुलेशन के लिए, फील्ड कैलकुलेशन के लिए बाकी सारे मासेस को यूज करते हैं। जैसे कि लास्ट वाले केस में एम डेस पर फोर्स लगाना था, इसलिए एम डेस को यूज किया गया। फील्ड किसकी वजह से आती है, बाकी फोर की वजह से आएगी। हाँ, अगर आपके पास छोटा सा डाउट भी है तो बेटर होगा कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी करा देता, सो इस तरह के डाउट नहीं रहेंगे और आगे भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए, अगर मैं ऐसा आपसे बोलता कि डिफरेंट फॉर्म में इसको क्वेश्चन करा देता हूँ, और हेल्पफुल भी है। लेट्स से ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कोई आपको बोलता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दी गई है, सो लेट E is equal to E naught x square I cap is the gravitational field in this space। स्पेस का मतलब जो भी आपको रीजन दिया गया उस रीजन में इस तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही है, सब कुछ ऐसा यूनिट में, ये आप मान के चलिए। और आपसे पूछता है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल m located at दो क्वेश्चन बना देते हैं। पहला, एक पार्टिकल हम ए पे लोकेट कर रहे हैं, ए पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, a। दूसरा हम बी पॉइंट पर लोकेट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, 0। सो ए के लिए आपको आंसर करना है और बी के लिए आंसर करना है। तो पहले ए के लिए किया जाए। अगर एक पॉइंट मास ए पर लोकेटेड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में लगेगा ए के लिए। एक आंसर 0 आया। ओके, दूसरा भी आंसर आप दे सकते हो बी के लिए। सो फर्स्ट के लिए क्या लगाओगे, फर्स्ट में कौन सा मास यूज करोगे। अपने पास एक ही मास बाय द वे दिया गया है, तो जिस मास पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं उस मास को यूज करते हैं। तो ये जो एम मास आपको दिया गया है, इस मास को आप फील्ड कैलकुलेशन में यूज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स आपको निकालना है, तो फील्ड इसने अलग से दे रखा है, तो आप उस फील्ड को यूज करोगे और मास को यूज करोगे। सो जिस मास पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता है उस मास को फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो मास है वो इस लोकेशन पर है, तो इस लोकेशन पर कितना फील्ड होगा पहले आपको वो पता करना होता है। और इस लोकेशन पे फील्ड का एक्सप्रेशन इसको यूज कीजिए। एक्स को 0 रख देंगे तो ये बनेगा E0 × 0 का स्क्वायर, मतलब ये 0 हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ए आपने रखा है या मास को रखा है उस पॉइंट पर फील्ड 0 है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी मास पर, तो उस मास के पास कितना फील्ड है वो निकालना हमारे लिए जरूरी होता है। बाकी दुनिया में कितना फील्ड चल रहा है उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सो मास एंड द फील्ड एट दैट लोकेशन। नाउ सिंस द फील्ड इज 0, हेंस आंसर इज 0। दैट मीन्स कि ए पॉइंट पर रखा हुआ मास मूव नहीं करेगा, उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वहां पर फील्ड 0 है। सिमिलरली बी पर जब आओगे तो बी की लोकेशन पर आपको फील्ड चाहिए। सो फील्ड का फॉर्मूला है E0, जो कि एक कांस्टेंट है, x, दैट मींस x कोऑर्डिनेट। ये 0 क्यों हुआ था, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 था। इसका x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो x की वैल्यू a आ जा रही है, इसलिए a स्क्वायर आएगा। और किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में आएगा।
इसका मतलब है कि इस बी वाले पार्टिकल पर अगर यहाँ पे मास आपने रखा तो इस पर फोर्स लगेगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। डायरेक्शन भी आपको पता चल जा रही है। एंड हाउ मच दैट फोर्स इज गोइंग टू बी द मास, द फील्ड एट which the mass is located. So mass is m, field came out to be E naught into a square. So our answer becomes m E naught a square, and it is going to be towards positive x direction. और उसको फिगर में भी दिखा सकते हो। फोर्स मिल गया, आगे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू सिंस नाउ और टिल नाउ, वो सारा कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। सो जब हम F इक्वल टू एम लिखते हैं तो मास जिस पर फोर्स लग रहा है और उस मास पर टोटल फील्ड। अब ये टोटल फील्ड या तो आपको डायरेक्टली देगा या फिर सराउंडिंग में कुछ मास रख करके देगा। तो ये जो फील्ड होगी, जो बाकी सारे मासेस होंगे उनकी वजह से निकालेंगे। दैट वाज सफिशिएंट अगर आपने ध्यान से सुना है तो। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जस्ट दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब फिर से पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज री एक्सप्लेन विच मास टू टेक फॉर द फोर्स एंड विच वन फॉर द फील्ड। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। वही तो मैंने अभी जस्ट फिनिश किया है। कोई बात नहीं, अभी आप वेट करो, अगला एक क्वेश्चन ले लेंगे तो इस पर आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लीनियर रॉड। तो अब आप रॉड की वजह से फील्ड निकाल ले रहे हो। ओके, सिंस आपके पास डाउट परसिस्ट कर रहा है तो मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ और इस स्लाइड पे आ जाता हूँ। हो सकता है कि कुछ और लोगों को भी ये डाउट चल रहा हो, हालांकि मैंने कई बार बोल दिया है, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपके पास मासेस दिए गए हैं तो फील्ड निकालते हैं हम मासेस की वजह से, फोर्स निकालते हैं मासेस पर। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इन केस यू आर हैविंग इशू, इट शुड नॉट बी देयर एनीमोर। तो मैं नाम लेकर के मासेस को इंडिकेट करता सो दैट कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको लैंग्वेज समझनी है केवल। और ये इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेश माइंड से इसको सुनिए। पहले आपने क्या पढ़ा उसको एक तरफ रख करके। लेट्स से कि अपने पास एक मास यहाँ पर दिया गया है m1, एक मास यहाँ पर दिया गया है m2, देयर इज अनदर मास m3, देयर कैन बी n नंबर ऑफ मासेस नोन टू यू और गिवन टू यू। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर ये करता है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज भी लिखता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ। फाइंड फोर्स ऑन मास m0। वो आपको ऐसा बोलेगा कि किस फोर्स पर किस मास पर फोर्स चाहिए, या नेट फोर्स किस मास के लिए पूछना है, वो बताएगा आपको। तो अभी तक जो आपको m1 m2 m3 दिए गए हैं, ये मासेस लोकेटेड है और एक m0 मास रखा जाएगा, उस पर टोटल फोर्स आपको चाहिए ना। वो m0 कहाँ पे रखता है उसकी चॉइस है। लेट्स से कि मैंने m0 यहाँ पे रखा, तो m0 पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो हमको क्या करना होगा, जहां पर m0 लिखा हुआ वहां पर हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे पहले, और हम फोर्स को लिखेंगे F इज इक्वल टू द मास ऑन विच द फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इनटू द फील्ड एट दैट लोकेशन। नाउ अब ये जो फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? फील्ड के लिए जो फोर्स जिस मास पर आप निकाल रहे हो फोर्स को ना, उसको छोड़ देने का, और उसके अलावा जितने भी मासेस आपको दिख रहे हैं सभी की वजह से फील्ड निकालने का। So field has to be because of all the masses present except the one on which you are calculating the force. Okay? अब आपको E calculate करना होगा, so आप बोलोगे E should be coming because of first mass, because of second mass, because of third mass. Now how much E1 is going to be? तो ये M1 डिसाइड करेगा, उसकी डिस्टेंस डिसाइड करेगी। M2 के लिए ये डिसाइड करेगा, M3 डिसाइड करेगा E3 के लिए। सो इस तरह से हम फील्ड सभी मासेस की वजह से निकालते हैं, और फोर्स के लिए जिस मास पे फोर्स निकालना होता है उस मास को फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे एक पॉइंट आपको निकलता है, ये लाइन कई बार एग्जाम में यूज की गई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जिस
मास पर आप फोर्स लगाना देखना चाह रहे हो, तो उस मास का फील्ड उस फोर्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि एक मास अपने ऊपर लगने वाले फोर्स पर खुद की फील्ड से कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो वो आपसे पूछेगा क्या वो कंट्रीब्यूशन देता है या नहीं देता, तो आप बोलोगे नहीं देता है। उसके अलावा जितने भी मासेस होते हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं फील्ड कैलकुलेशन में, बट वो खुद का मास जिस पर फोर्स एक्ट करने वाला है उस फील्ड कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। छोटा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो इसके आपके सामने आ गया आपके डाउट की वजह से, तो अच्छा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला एग्जांपल या क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जिसमें मास पॉइंट मास नहीं है, और अगर ये पॉइंट मास नहीं है तो सारे पॉइंट मास सारे केसेस में जहां पर पॉइंट मास नहीं होगा इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करने वाले हैं। लेट्स से आपके पास एक रॉड दी गई है, इस रॉड के बारे में बताया गया कि ये रॉड का मास है कैपिटल एम, ये यूनिफॉर्म है और इसका लेंथ एल है। अभी तक आपको ये पता हो गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। Let me ask you, check you whether you remember. What is the meaning of uniform here? तो जो हमने वो लिखा है कि फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लीनियर रॉड। लीनियर का मतलब हुआ स्ट्रेट और लाइन वाला पार्ट है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? रिस्पॉन्ड फॉर दैट। M by L is constant, equally distributed mass, density is constant. Good. All points are correct. जो आपने लिखा है वो परफेक्टली करेक्ट है। आप इसको कह सकते हो डेंसिटी कांस्टेंट है, या मास पर लेंथ कांस्टेंट है, या फिर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्रेट। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। ओके, अब आपसे पूछ सकता है कि फील्ड बताइए। तो आपसे फील्ड कहीं भी पूछ सकता है, कोई भी लोकेशन लिखेगा और बोलेगा यहाँ पर फील्ड बताइए। लेकिन हम लोग सिंपल केसेस को पहले कर लेते हैं। जनरली उसके अलोंग वाला केस का फॉर्मूला काफी यूजफुल रहता है, और तो हम अलोंग वाला केस कर लेते हैं कि उसके अलोंग द रॉड। लेट्स से यहाँ पर पॉइंट हमने चूज किया P, जो कि इसके एक कॉर्नर से कुछ a डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये टोटल लेंथ अगर आप वॉच करोगे तो टोटल लेंथ अपना हो जाएगा L। ये एक मेथड भी है जो आप लर्न करोगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सारे केस में वही करने वाले हैं। हम अपने को P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है इस मास और लेंथ की वजह से। लेकिन अपने को पता क्या है, अपने को ये पता है कि एक पॉइंट की वजह से हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट की वजह से आता है Gm/r²। इसी को हम यूज करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहो, मे बी लाइक इस पॉइंट से, और यहाँ से एक x डिस्टेंस पर आओ, और x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, फाइनाइट एलिमेंट, और उसकी जो थिकनेस होगी उसका नाम dx दे देंगे। नाउ सिंस dx से डिफरेंशियल एलिमेंट यू आर अवेयर ऑफ विथ, और इसको हम पॉइंट जैसा ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट इट जस्ट लाइक अ पॉइंट। इसके मास को हम बोलेंगे दैट मास इज dm। सो क्या ये जो dm मास है उसका p से डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं? ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये r का काम करेगा। अगर ये r का काम करेगा तो एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? ये जो फील्ड जाएगी वो मास की डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये DE आ जाएगी। ये सारे वेक्टर्स आपको जम रहे हैं तो अपनी कहानी आगे बढ़ जाएगी। ना एक पॉइंट मास की वजह से हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर सभी पॉइंट मासेस की वजह से कैलकुलेट करेंगे, फिर सभी को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। दैट मींस वी आर ट्रीटिंग दिस रॉड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पॉइंट्स। जो इससे पहले एग्जांपल किया था उसमें 2-3 पार्टिकल्स लिए थे, यहाँ पे न्यूमरस पार्टिकल एक साथ हैं, और सभी के हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सभी का वेक्टर सम करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसी को हम यूज करेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जो टोटल फील्ड आएगी वो बेसिकली जो DE फील्ड आने वाली है उसी का वेक्टर सम आएगा। वेक्टर सम का मतलब वेक्टर वाइज इंटीग्रेट करेंगे। माइंड इट। अभी मैं दो टर्म्स लिखने वाला हूँ और दोनों टर्म का आपको ख्याल देना। एक तो आएगा E वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE वेक्टर, और दूसरा टर्म ये लिखा गया है। स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहता है और इसी पे वो ट्विस्ट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है।
दो एक्सप्रेशन जो आपके सामने लिखे हैं दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट बोलता है कि सभी फील्ड को वेक्टर वाइज सम करना है। सेकंड, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन भी होता है। और सेकंड जो बोल रहा है कि सभी के मैग्नीट्यूड का सम करना है। तो अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड ट्रू हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? क्योंकि फील्ड हमेशा वेक्टर वाइज यूज की जाती है। स्केलर वाइज हम तब करते हैं जब सभी एलिमेंट की फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है। तो अगर सभी वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो एड अप कर जाते हैं उनके मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन बदलती है तो फिर वो एड अप नहीं करते हैं, फिर वो वेक्टर के कंपोनेंट बनते हैं। सो पॉइंट इज कि हम जो दूसरा लिखने वाले हैं ये तभी लिखेंगे ओनली इफ ऑल डीईज आर इन सेम डायरेक्शन। तो इसको मैंने अलग अलग करके बताया है ताकि आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूज ना हो। सो हमेशा फर्स्ट को यूज करना है। अगर आप सेकंड यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी, लेकिन सेकंड हम तभी यूज करेंगे जब हम ये श्योर हो कि सभी पार्टिकल का फील्ड एक ही डायरेक्शन में आने वाला है। नाउ अब ये पिक्चर देखा आपने, और अगर हम एक्स को बदलेंगे तो डीएम की लोकेशन बदलेगी, इजंट इट? अगर डीएम की लोकेशन बदलती है तो क्या ये जो डीई लिखा है मैंने, क्या उसकी डायरेक्शन सभी के लिए, क्या उसकी डायरेक्शन सभी के लिए सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सभी पॉइंट मासेस का की वजह से जो फील्ड आएगी पी पॉइंट पर, क्या वो सेम डायरेक्शन में होगी या डिफरेंट डायरेक्शन में होगी? सो यू कैन बिलीव कि वो सेम डायरेक्शन में आने वाली है। गुड। वेल दैट्स गुड पॉइंट कि आपने समझा कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम सेकंड को यूज कर सकते हैं। और सेकंड को यूज करने से फिर हमारा वेक्टर का कंसर्न नहीं रहेगा, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अगर किसी एक की भी डायरेक्शन अलग जाती तो फिर हम सेकंड को नहीं फर्स्ट को यूज करते, वेक्टर कंपोनेंट करते, फिर उसको ऐड अप करते। ठीक है, सो गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डीई का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डीई विल हैव अ मैग्नीट्यूड एज अ जी mass which is dm divide by r square. R will include x plus a or a plus x का square. So this will be the field magnitude. और इसी फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो टोटल फील्ड के लिए अब हम सेकंड को यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये कर सकते हैं। और या फिर आप ऐसा लिखना चाहो तो दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लाइंग E is equal to integration DE in this case. So ये ऐसा इम्प्लाई आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, फर्दर फॉरवर्ड ले जाते हैं जी। इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है जी, उसको बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? एक्स हमने एक लोकेशन से एक्स मेजर किया है और अपने को टोटल रॉड के मास को यूज करना है। In this case, who is generating field on whom? Okay, that's a question I'm going to deal with. पहले आप लिमिट के बारे में बता दीजिए। लिमिट हमको कहाँ से कहाँ तक रन करना पड़ेगा? लिमिट x की लगानी है, जब हम लोग x में कन्वर्ट कर लेंगे। सो x कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। तो मास से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक ट्रेवल करेगा? L तक ट्रेवल करेगा। हम x की लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। सो एक्स आपको देखना होगा, एक्स मास कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। मैक्स मास जो है इस लोकेशन से इस लोकेशन तक लाई कर रहा है। तो अगर इसको हम फर्स्ट लोकेशन एज्यूम करते हैं जो पहले ड्रॉ किया है, तो वहां से मास स्टार्ट होना शुरू होगा और दूसरे एंड तक चलेगा। तो फर्स्ट एंड पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? एल तक। तो एक्स हैज टू रन फ्रॉम 0 टू एल। सो एक्स की लिमिट हम 0 से L तक लिखेंगे सो दैट कि इंटायर मास काउंट हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं इस पॉइंट का आंसर दे देता हूं, किसका फील्ड किस पर? फील्ड हमेशा मास का होता है और किसी पॉइंट पर होता है। जो पॉइंट है वो स्पेस पे लाई करने वाला पॉइंट है, वो मास नहीं है। तो मास की वजह से फील्ड किसी भी लोकेशन पर होती है।
तो यहाँ पर हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म लीनियर रॉड का, यानी ये इंटायर मास का फील्ड यूज कर रहे हैं। किस लोकेशन पर यूज कर रहे हैं? पी लोकेशन पर यूज कर रहे हैं। सो पी लोकेशन पर फील्ड का कैलकुलेशन चल रहा है। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं। जी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालते हैं। डीएम क्या लिख सकते हैं? वो सारी कैलकुलेशन हम लोग कभी कर चुके हैं। डीएम को लिखेंगे टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू डीएक्स। तो टोटल मास बाहर आ जाएगा, टोटल लेंथ बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इंटीग्रेशन में बचेगा dx डिवाइड बाई a प्लस x का होल स्क्वायर। सिंस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि किस तरह से इसके लिमिट्स चलने वाली हैं, तो लिमिट्स आपने आइडेंटिफाई किया 0 से लेकर के l तक। अभी भी इश्यू हो कोई आइडेंटिफिकेशन में तो आपको बोलने का। सो अब इस इंटीग्रेशन को देखते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हम यूज करेंगे। और इसको जब आप इंटीग्रेट करने के लिए जाओगे तो ये बनेगा gm डिवाइड बाई l इंटीग्रेशन a प्लस एक्स का पावर -2 dx। लिमिट इज रनिंग फ्रॉम 0 टू l। ये a प्लस एक्स है, जस्ट लाइक x है, और इसकी पावर n है, तो डायरेक्ट n पावर का फॉर्मूला लगेगा। सो दिस विल बिकम कैपिटल gm डिवाइड बाई l, इन द ब्रैकेट यू विल गेट इट एज अ माइनस क्या पावर होता है x पावर n का फॉर्मूला? x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो अगर उसी बनेगा a प्लस x रेज टू पावर -2 प्लस 1, दैट इज -1 डिवाइड बाई, और 0 से l तक लिमिट जाने का, which gets converted into g capital M upon L and the limits। ये माइनस को एक मिनट के लिए मैं बाहर रख देता हूँ। पहले आपको L लिखना है, तो ये बनेगा 1 अपॉन a प्लस एल माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 1 अपॉन a आ जाएगा। x की प्लेस पर ये वैल्यूज लिखना है। सो फाइनल आंसर अपने पास आ गया है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? इट्स कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई L इन द ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस 1 upon a plus L। This is the formula of field। टोटल फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए और याद रख लीजिए। इस फॉर्मूले में क्या क्या इन्वॉल्व है? मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, और ए इज द लोकेशन फ्रॉम द वन कॉर्नर और एज, और एल इज द टोटल लेंथ। किस डायरेक्शन में जाएगा? टूवर्ड्स द रॉड जाएगा। कैन आई एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन वंस अगेन? सो ये इंटीग्रेशन है, हम लोगों ने फॉर्मूला, इसको कैपिटल एक्स मान लो। जो अंदर लिखा है वो कैपिटल एक्स है। एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला है। एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो कि एक्स रेज टू पावर एन को जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 बनता है, डिवाइड बाई एन प्लस 1 बनता है। यहाँ पर एन की वैल्यू -2 है, सो -2 प्लस 1, और उसी से आप डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर ए के साथ एडिशन है, वो खास फर्क पड़ता नहीं है। आपको ऐसा फॉर्मूला हमने बताया था, और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। लिमिट्स रखोगे तो फाइनल आंसर बन जाएगा। तो मैं फाइनल फील्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, और ई का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कैपिटल G M बाई L इन द ब्रैकेट 1 बाई a माइनस 1 अपॉन a प्लस L। Re-explain the integration, please। वो इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ अगर आपको इश्यू बन रहा है। अगर कभी आपको इंटीग्रेशन कराता है a प्लस बी एक्स, ये नोट कर लीजिए अगर कभी आपको कोई ऐसा इश्यू आ रहा हो। बी एक्स, ये एक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका आंसर क्या जाता है? इट गोज लाइक कि a प्लस बी एक्स आप लिखते हो, और n जो पावर n है उसको n प्लस 1 करते हो, डिवाइड बाई n प्लस 1 करते हो, और जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हो इनटू 1 बाई बी। तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया। फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत पड़ती है उसको आप यूज कर लीजिए। यहाँ पर a की जगह पर a लिखा था, b की जगह पर 1 लिखा था, n की जगह पर -2 था। सो यहाँ पर जो था वो कुछ ऐसा था, a प्लस एक्स की पावर -2 dx। क्या आप इसको यूज कर पाएंगे?
तो ये बनेगा a plus x raised to power -2 plus 1, that is -1 divided by -1. The same thing I did there. You can check it here. So ये अगर आपको दिख रहा है तो फिर अपना ही आंसर हो जाएगा. आई नो कि थोड़ा सा मैथमेटिकली चैलेंजिंग होगा, बार बार आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, बट जिनको याद हो गया है इंटीग्रेशन तो वो कैच कर पाओगे. सो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला निकल के आया यू नीड टू प्रैक्टिस दैट, रिमेंबर दैट, so that you are not going to do this integration time and again. There's no need for that. This is one time story. और बट आपको ये इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं. अगर कोई नया क्वेश्चन एडवांस में कभी फ्यूचर में आएगा और आपको फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, पॉइंट मास का फील्ड यूज करके g/r², उसकी डायरेक्शन देखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर एक आंसर आएगा. और तब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा सिंस इट्स बिगनिंग. सो टेक योर टाइम. आगे बढ़ सकते हैं. अगर आपके पास कोई डाउट ना हो, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. री एक्सप्लेन किया मैंने इंटीग्रेशन वाला. यहाँ पर इंटीग्रेशन का फ्रेज फॉर्मूला लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पर. तो इस फॉर्मूले को देख लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और लिमिट्स लगा दीजिए. इसी पे बेस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट कि आपने जो भी लर्न किया है कि फॉर्मूला उसका एप्लीकेशन भी कर सकें. मान लीजिए कभी आपसे ऐसा बोलता है कि एक पॉइंट मास यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू स्मॉल एम है, और ये रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, और ये जो डिस्टेंस आपको दी जा रही है दैट डिस्टेंस इज आल्सो एल. क्वेश्चन है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास स्मॉल एम. ये एग्जाम के लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस तरह की सिनेरियो देगा, एक रॉड है और एक पॉइंट मास है, आपसे पूछता है कि पॉइंट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, कैलकुलेट कीजिए. नाउ इट्स योर टर्न. फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पॉइंट m, जो कि स्मॉल m है. रॉड का मास कैपिटल M है, दोनों के मासेस को अलग अलग लेटर से लिखा गया है. इससे आपको जो अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. एक आंसर आया Gmm/2L², शायद आप बोलना चाह रहे होगे. Gmm/2L², yeah, that is being supported. Of course ये रॉड या लीनियर मास इसका नाम दिया जा सकता है. ओके, इसका मतलब सभी लोग यही कैलकुलेट कर पा रहे हो. अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं. पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्टिव होता है. कितना एक्ट करेगा, फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो मास और उस मास पर कितना फील्ड है. मास निकालेंगे और उस मास पर लगने वाली फील्ड की बात करेंगे. हम जानते हैं कि इस रॉड की वजह से जो फील्ड आती है वो इसी डायरेक्शन में आती है, इसीलिए फोर्स भी उसी डायरेक्शन में दिखाया है. तो रॉड का एल डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है. फील्ड का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था Gm. ओके, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा क्या था. Gm/L. ओके, so it was Gm/L in the bracket 1/A minus 1/A plus L, ऐसा कुछ था. अब आपको ये भी याद रखना है इसमें A का क्या मीनिंग है, L का क्या मीनिंग है, बाकी सब मीनिंग्स तो आप जानते हो. अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में A की वैल्यू कितना है, here A is equal to L. So how much the E will be simplified as Gm/L in the bracket 1/L plus 1/L plus L.
बीच में माइनस था, सो इट्स गोइंग टू बी 1/L + L, दैट इज 2L। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये बनेगा GM/, दिस विल बी हाफ, सो 2L²। ई की वैल्यू ये हो जाएगी। मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। फिर आपको क्या चाहिए? इसके अलावा आपको कुछ खास नहीं चाहिए। एफ की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2L²। यस, यही आप लोगों ने बताया, परफेक्टली करेक्ट है। आप सोचो कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या ये ई का फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आप कहोगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर ये ई का फॉर्मूला अपने पास नहीं होता तो इसका आंसर हम लोग नहीं बता पाते। और अगर आप बिगनर की तरह स्टार्ट करोगे तो आपको वो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो यहाँ पर इंटीग्रेट करके की गई है इस स्लाइड पे। सो ऑफ कोर्स ये आप हर केस पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए ये फाइनल फार्मूला हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बनता है। अंडरस्टूड? मैं इसी में एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये लैंग्वेज बोली गई थी एक बार, उसने बोला, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए और इसी क्वेश्चन से लिंक है, या फिर दूसरा पार्ट मान लीजिए, बी पार्ट। ये ए पार्ट था, सेम फिगर के लिए एक बी पार्ट है। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स on rod due to point mass m। इस बार इसने पूछा है कि आप रॉड पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये निकालिए, और किसकी वजह से? स्मॉल m पॉइंट की वजह से। अभी आपने क्या किया था? फोर्स किस पर निकाला था? स्मॉल m पे निकाला था। तो लैंग्वेज को एक्सचेंज कर दिया गया या फिर स्वैप कर दिया गया है, और आपको इसका आंसर देना है। कैन यू आंसर दैट? एक आंसर आया सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। गुड। तो उसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि पॉइंट मास की वजह से फील्ड निकालें और फिर उसको इंटीग्रेट करें। तो पॉइंट मास की वजह से फील्ड निकालोगे तो आपको हर एक पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो जो लेंथी स्टफ है। तो हम जानते हैं कि ये एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं। एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं, दैट मीन्स कि रॉड जितना फोर्स पॉइंट मास पे एक्ट करेगा, पॉइंट मास भी उतना ही फोर्स रॉड पर भी एक्ट करेगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। उसके लिए भी हमको यही स्टोरी करनी है जो अभी हमने किया। वी विल डू द सेम स्टफ अगेन and we will give the same answer, just changing the direction. So we will say कि force will be the same but it will be in opposite direction. Point is कि rod पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और वही फोर्स लग रहा होगा। सो आपका आंसर जाएगा F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2L²। सो लैंग्वेज कई बार इस तरह से ट्विस्ट करेगा, बट अपने को करना वही है जो हम लोगों ने किया। सो रॉड की वजह से पॉइंट पर निकालेंगे तो वो दोनों का म्यूचुअल फोर्स होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। Can we use center of mass because gravity is at center to center force? ऐसा करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, और कुछ केसेस में हो सकता है कि कोइंसिडेंटली आ जाए। So we will not go by the center of mass, not at all. What we are going to do, we are going to calculate the gravitational force. अगर सेंटर ऑफ मास से जाने का होता तो फिर हम लोग इतना इंटीग्रेशन क्यों कर रहे होते? डायरेक्टली यूज कर सकते थे। दैट्स नॉट द केस। हाँ, वो कुछ केसेस में वैलिड हो जाता है, वो कोइंसिडेंटली है और वो सिमेट्री की वजह से होता है। तो किन केसेस में होगा वो हम बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग अभी जनरल लर्न कर रहे हैं और इसी को फॉलो करेंगे, नॉट गोइंग टू गो फॉर द सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली। ओके, एक लास्ट और केस कर लेते हैं। इसी रॉड की वजह से ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और आप कर पाएंगे, फॉर एटलीस्ट आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील कर लेंगे। लेट्स से आपके पास ये एक रॉड है। ओके, यू रूपक वांट टू सी द प्रीवियस स्लाइड। मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। सॉरी, सी इट, दिस इज द स्लाइड।
और अब कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता। ओके, कैन आई प्रोसीड नाउ? या फिर इस पे कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हो। गुड। सो इसको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ सो दैट कि आप ये जो इंटीग्रेशन है, कैलकुलेशन है, उस पर आप अपना खुद का दिमाग लगा करके आंसर देना स्टार्ट करने की कोशिश करें, और विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर टेक्स्ट बुक्स और समथिंग। लेट्स से कि अपने पास अभी भी एक रॉड है और रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट लिया गया है पी। यहाँ पर ये रॉड जो है यूनिफॉर्म है, वो सारी स्टोरी है। मास और लेंथ आपको पता है। एक पी पॉइंट लिया गया जिसका कोऑर्डिनेट 0, a है। इस पी पॉइंट पर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। सो क्वेश्चन सेज फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि पी पॉइंट है यहाँ पे बोला गया है। सो पी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पी पॉइंट लाई कर रहा है, वहां पर आपको पता करना है कितनी फील्ड आएगी। डायरेक्शन, कैन यू टेल, कैन यू से समथिंग अबाउट डायरेक्शन? अगर सपोज कर लीजिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा आएगा? अगर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक अपवर्ड आया, एक डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड 3 3 3, यस। सो डाउनवर्ड आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे तो उनका डाउनवर्ड आता है, सभी का डाउनवर्ड आएगा, सभी को ऐड कर दोगे तो फिर भी डाउनवर्ड आएगा। So downward is the correct answer. Yes, agreed. So direction is going to be downwards and magnitude you need to work for. So उसके लिए आप वर्क करोगे। इसके बाद जितने भी और बॉडीज हैं सब में अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं एक नेक्स्ट को बता देता, और वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू a uniform straight long, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट। जब कभी लॉन्ग वर्ड यूज होता है इसका मतलब इनफाइनाइट हम लोग कंसीडर करते हैं। सो ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग लीनियर मास। सो एक लीनियर मास है, या रॉड आप समझ लीजिए, जिसको आप रॉड अभी बोल रहे थे, लेकिन वो रॉड इस समय इनफाइनाइट लेंथ की हो गई है। और अगर वो इनफाइनाइट लेंथ की रॉड हो जाए, उस केस पर उसकी वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आता है वो अपने को पकड़ना है। सो लेट्स से ये रॉड रखा हुआ है and it runs up to infinity. In this direction it goes up to infinity, in this direction it goes up to infinity, so that's very large. और एक पॉइंट आपको बताया गया, ये पी पॉइंट है जिस पर आपको पता करना है। इसके बारे में क्या बताएगा? लेमडा बता देगा। सो लेमडा इज यू नो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। सबको लीनियर मास डेंसिटी दिया जाएगा, मास नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो मास डेफिनेटली इनफाइनाइट रहा होगा। सो लेमडा कांस्टेंट होगा और एक फिक्स नंबर होगा। पी पॉइंट जो है उसको कैसे पता करते हैं? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके लिए बताते हैं, वायर या मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, और इस पी पॉइंट पर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। वॉइस इज क्रैकिंग। सो आगे बढ़ते हैं। वो स्पीड थोड़ा सा अप साइड डाउन साइड हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, और डेरिवेशन में थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा। सो आप चाहोगे तो हम लोग अभी फिनिश कर लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जो थिंकिंग रिलेटेड पॉइंट हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड पॉइंट है, वो मैं पूछता आपसे। पी पॉइंट पर डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, 5, 6। इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए।
So which option you are going to opt for? Okay, so that's great point कि आपको इतना समझ में आता है कि सिमेट्री नाम की एक स्टोरी होती है और सिमेट्री बोलेगा कि जो मोस्ट सिमेट्रिकल डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में जाएगा। मोस्ट सिमेट्रिकल डायरेक्शंस में से दो डायरेक्शन है 1 और 6। 6 आउटवर्ड्स है, वो रिपल्सन केस में आएगा। 1 अट्रैक्शन केस में आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है टूवर्ड्स मास होता है, इसलिए 1 आएगा। ग्रेट। सो हम ये बोलेंगे कि जो भी आएगा आंसर हमको नहीं पता, लेकिन वन थिंग इज गारंटीड कि फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स मास आने वाली है। सो ये डायरेक्शन हो जाएगी। हाउ मच मैग्नीट्यूड इट कैरीज? द मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी 2 times g lambda by d। अब कैसे आता है? आप चाहो तो घर पे इसको ट्राई कर सकते हो, और वरना हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट कैसे करना होगा? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालोगे, वो डी आएगा, उस डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट करोगे, फिर दोनों को वेक्टोरियली ऐड करोगे, सम अप करोगे जीरो इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक, आपको एक आंसर मिलेगा। बट दिस आंसर जो आपको मिला है 2g lambda upon d एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। और इस पर मैं एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में टाइम लगेगा। सो बेटर है कि एग्जांपल से इसको यूज कर लेते हैं। क्या क्या आ रहा है? 2 एक फैक्टर है, g कांस्टेंट है, lambda आपको कांस्टेंट दिया जाएगा, d डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे, राइट। सो लेट्स से दिस इज माइनर एग्जांपल। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सो दैट यू कैन आंसर इजीली। फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस तो आप कभी भी इंक्लूड कर सकते हो। लेट्स से बोलता है कि इनफाइनाइट लीनियर मास इस तरह से लोकेटेड है, और एक पॉइंट आपने यहाँ पर पॉइंट मास को रखा हुआ है m को, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, जिसका नाम है लेट्स से a, और पूछता है फाइंड फोर्स ऑन इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ मास है बेसिकली, ड्यू टू पॉइंट मास। तो दो मास हैं, एक पॉइंट मास है, एक इनफाइनाइट लीनियर मास है, और इस स्मॉल m की वजह से इस इनफाइनाइटली लार्ज वायर पर या मास पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये आपको बताना है इस गिवन सिचुएशन पर, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको बता देनी है। अब आप वो पुराना लॉजिक यूज कर लोगे कि पॉइंट मास से वायर पे निकालें या फिर वायर से पॉइंट मास पे निकालें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है, और वायर की वजह से पॉइंट मास पर निकालना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि वहां पर हम फील्ड जानते हैं। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड आती है वो अपने को पता होती है, तो जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा। सो वायर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जिसका पूछा जाए वो आप बता दोगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, अपोजिट होंगे डायरेक्शन वाइज। सो दिस इज गोइंग टू बी F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू E। इसी फॉर्मेट में बताना आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज फॉर्मेट में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम वायर की वजह से पॉइंट मास पर निकालेंगे, फिर बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन विल से इक्वल एंड अपोजिट, हेंस वी कैन फाइंड द आंसर। सो स्मॉल m को स्मॉल m रखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 2g lambda by a। सो दैट्स योर आंसर, फोर्स इज इक्वल टू 2 times g lambda small m डिवाइड by a। और अगर आपको अब से जैसे इसी में वो काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स को यूज कराना चाहेगा, तो ए को आर नाम दे देगा, या फिर ए को एक्स नाम दे देगा। सपोज कर लीजिए उसने ए को एक्स नाम दे दिया, तो ये जो फोर्स आ रहा है, क्या ये फोर्स एक्स पर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा? तो आप बोलोगे एक्स पर डिपेंड करेगा।
फिर ऐसा बोल देगा कि वायर को आपने फिक्स कर रखा है तो वायर मूव नहीं कर रहा है, तो पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। पॉइंट किधर मूव करेगा? वायर की तरफ। क्या क्या ये जो पॉइंट मास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा या वेरिएबल एक्सेलरेशन से चलेगा? तो ये आंसर आपसे पूछा जा सकता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन से चलेगा। गुड, क्योंकि फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। तो फिर आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो फिर आप बेसिक इक्वेशंस को यूज करोगे और पता करोगे कितने टाइम के बाद कितना डिस्टेंस चला, कितना वेलोसिटी गेन किया, कितना काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ, मोमेंटम डेवलप हुआ, वो सारी बातें कर सकते हो। सो बेसिक लेवल पे अपने को ये समझना होता है कि फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरह से हम फोर्स कैलकुलेशन करते हैं एक्सटेंडेड मासेस का, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डिस्क, रिंग, स्फीयर, सिलेंडर, उनकी वजह से कितना फील्ड्स आते हैं, उन फील्ड्स को कैलकुलेट करके और प्रूफ करके रख लेंगे। फ्यूचर में हमारे लिए काम आने वाला है। और यही सारे डेरिवेशन हम लोग एक बार फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिमिलर तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर समझ लेंगे तो वहां पर आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट और कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी अभी शेयर कर दे रहा हूँ, तो उस पर काफी सारे फील्ड के फॉर्मूलाज हैं, उनको आप लिस्ट कर लीजिए, और डेरिवेशन हम लोग क्लास में कर ले रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एनी कंसर्न, क्वेरी, इफ एट ऑल, यू कैन पुट इन, or otherwise we are going to close it. Thank you.